हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जी के साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह सेट नंबर 42 है, 82 है और 82 के पहले का सेट भी अगर आपको देखना है तो केसीसी के ऑफिशियल साइट पर जाके आप आराम से वहां पर सेट नंबर डाल के आप रिवीजन कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें 50 क्वेश्चन का एक सीरीज होता है और इस सीरीज में हर एक सब्जेक्ट से इंक्लूड किया हुआ क्वेश्चन होता है जो आपके बिहार बीपीएससी के पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम के लिए और रेलवे और अन्य एसएससी के एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में आप इसको देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हम करते हैं। तो इस लिहाज से भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस होने वाला है और इसका रिवीजन आप करते रहिए। एग्जाम तो अपने समय पर आएगा और जाएगा, आप रिजल्ट से पीछे न रह जाएं। इसके लिए आप रिजल्ट की तैयारी पहले से ही करें और इस टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें और इस रिवीजन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजों को हम बताते हैं, वो आप नोट्स करने का प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे। फ्रेंड्स, आज 82 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले अगर केसीसी टीम के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन जब हम अपलोड करें तो आपके पहले सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका रिवीजन कर सके। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा देखते समय। 82 नंबर सेट प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था? तो व्यय पर कर लगाने का सुझाव किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? थोड़ा सा सुनेंगे। एक्सपेंडिचर पर कर लगाने का सुझाव क्यों दिया गया, इसका उद्देश्य क्या था और किसके द्वारा दिया गया, थोड़ा एनालिसिस देखेंगे। तो निकोलसन कॉल्डोर ने सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था। पहला क्वेश्चन ये, निकोलस कॉल्डोर ने सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था। अब व्यय पर कर लगाने का क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य यह है कि लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहन करना ताकि उस बचत को निवेश हेतु पूंजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सके, यानी लोगों के द्वारा उसी बचत को पुनः फिर से निवेश करके पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो आपका सही आंसर जो था वो निकोलस कॉल्डोर, आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कब शुरू किया गया था और यह किस लिए शुरू किया गया और कितने जिलों में शुरू किया गया था, थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे। तो 16 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मंगलवार को, जो कि 16 अगस्त 2022 को मंगलवार था, तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग, उपभोक्ता स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रैकेट, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, शिक्षा विभाग और उपभोक्ता स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र की दिग्गज जो कंपनी है रैकेट, उसके बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ जिसके तहत ही यह स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ध्यान दीजिएगा, यह कार्यक्रम उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 13,000 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन है? उत्तराखंड राज्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? तो वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है जो भारतीय शहर है जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 क्या है और यह किससे रिलेटेड सम्मेलन किया जाता है। ध्यान देंगे, भारत सरकार 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 को कोलकाता में 23वें यह संस्करण कैमा था, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का यह 23वां संस्करण था। ध्यान दीजिएगा, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन 23वें के रूप में किया गया। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो दरअसल भारत से समुद्री जीवों को निर्यात बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मंच होता है, जो एशिया का सबसे बड़ा निर्यात मंच होता है। जो समुद्री जीवों का निर्यात सबसे ज्यादा करता है वो एशिया का सबसे बड़ा मंच यही इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है।
3 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने समुद्री उत्पाद निर्यात संघ के सहयोग से आयोजित किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जो थी वह इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। क्लियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अनुप्रिया पटेल जो कि वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग एवं बलि क्या थे? तो भाग एवं बलि प्राचीन इतिहास में राजस्व का प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। भाग और बलि दोनों की चर्चा जो किया गया है वो किया गया है चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में भाग और बलि दोनों की चर्चा किया गया है। वही अगर देखा जाए लुम्बिनी यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भी भाग और बलि की चर्चा मिलती है, जिसमें भाग को अशोक ने 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था अशोक के द्वारा लुम्बिनी यात्रा के दौरान, और बलि को पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया था। तो यह एक राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत था भारतीय इतिहास में। ध्यान देंगे थोड़ा सा, प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र, जो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य उन्हीं को कहा जाता है, इनके अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक जो है वो राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पाद के एक भाग का अधिकारी हुआ करता था। इसी कर को भाग कहा जाता है। इसी कर को भाग, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, भाग केवल आ गया, तो भाग कहते हैं। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत ही हुआ करता था। अब ध्यान देंगे दूसरा पॉइंट, अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग या भू राजस्व की राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था तथा बलि को माफ कर दिया था पूरी तरीका से। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से किया गया है, यानी उपकर जो लगाया जाता था, सब टैक्स लगाया जाता था, वह अर्थशास्त्र में चर्चा मिलती है, जो कि राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लिया करता था। क्लियर, तो यह राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत था, भाग और बलि, जो हमने आपको डिस्कस में चर्चा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के संदर्भ में डिक्री पद के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? क्या शामिल होता है? डिक्री का क्या अर्थ होता है? क्लियर, तो इसको समझने के लिए थोड़ा एनालिसिस देखेंगे। किसी भी मामले जो कि केस पर किसी न्यायालय द्वारा दिया गया जो न्याय निर्णय होता है या आदेश होता है, उसी को डिक्री कहा जाता है। डिक्री को हिंदी में आज्ञप्ति के नाम से भी जाना जाता है, आदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में इस डिक्री शब्द की चर्चा मिलती है। और एक डिक्री के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि एक निर्णय होना चाहिए, इसमें न्याय निर्णयन एक बाद में होना चाहिए। ऐसे विवाद में सभी या किसी भी मामले के संबंध में पार्टी के अधिकार का निर्धारण या फिर निर्णय किया होगा। ऐसा निर्धारण होना चाहिए। अधिनिर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यही सब जो होता है वो डिक्री की आवश्यक तत्वें होती है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर जो होगा वो न्यायालय द्वारा किसी मामले पर दिया गया आदेश को ही डिक्री या पंचाट कहा जाता है, या इसी को आज्ञप्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुपरमाण्विक कण नहीं होता है? तो परमाणविक कण में 3 ही कण आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। लेकिन न्यूट्रॉन जो है वह किसी भी प्रकार का परमाणविक कण नहीं होता है। थोड़ा एनालिसिस देखेंगे, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा 1920 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन का आवेश जो होता है एक धन आवेश होता है, जिसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। जबकि इसके द्रव्यमान की बात किया जाए तो 1.672 × 10⁻24 ग्राम होता है, या इसी को किलोग्राम में कहेगा तो -27 किलोग्राम हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक विद्वान के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। यह एक आवेशहीन कण
तथा इसका द्रव्यमान जो होता है यानी कि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है क्योंकि यह न्यूट्रल कण होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसका द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻24 ग्राम या किलोग्राम में 27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन नामक विद्वान के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था और इस पर आवेश जो होता है वो नेगेटिव आवेश होता है क्योंकि यह ऋणात्मक कण होता है और इसका आवेश -1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब होता है, जबकि इसका द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक के रूप में किनको माना जाता है? तो भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक, ब्रायोफाइटा का संबंध होता है पादप जगत से। पादप जगत का एक पार्ट होता है ब्रायोफाइटा और इसके जनक भारत में प्रोफेसर SR कश्यप को जाना जाता है। कुछ पॉइंट देख लेंगे तो बीरबल साहनी जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, बीरबल साहनी जो थे वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थे और इन्होंने नए समूह के जीवाश्म पौधे की खोज की थी, इनके लिए इनको जाना जाता है। प्रोफेसर केसी मेहता ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक जो कि पौधे की प्रजातियों में रोग जनक की खोज करने के लिए जाना जाता है। जबकि MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक एवं भारत के अनुवांशिक विज्ञानी का जनक के नाम से भी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या होती है? अमीबा में अलैंगिक, अब देखेंगे जनन जो होता है वो दो ही प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अंग्रेजी में कहें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया है। क्लियर। यानी अलैंगिक जनन की बात किया तो अमीबा में अलैंगिक जनन के विधि से ही द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है। क्लियर। द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा अमीबा के बारे में, अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि द्विविभाजन की विधि होती है। अमीबा के द्विविभाजन प्रक्रिया में एक जीवाणु कोशिका समान प्रकार की दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, यही होता है द्विविभाजन में। क्लियर। अब ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है संयुग्मन यानी कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? तो इस विधि की खोज लैडरबर्ग तथा टैटम नामक विद्वान के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। अब यह संयुग्मन जो होता है एक प्रकार का लैंगिक जनन में दो कोशिकाओं का मिलन और DNA स्थानांतरण के द्वारा होता है। यानी संयुग्मन जो होता है, कंजुगेशन जो होता है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला एक विधि होती है जिसमें दो कोशिकाओं का मिलन और DNA का स्थानांतरण लैंगिक विधि से किया जाता है। जबकि बीजाणु जनन जो होता है, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, वो प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के दौरान वनस्पति कोशिकाओं में बीजाणुओं के निर्माण की एक प्रक्रिया बीजाणु जनन कहलाती है, स्पोर फॉर्मेशन कहलाती है और वह भी एक अलैंगिक जनन ही होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। अलैंगिक जनन ही होता है। पुनरुद्ध भवन जो देखेंगे वह रीजनरेशन किसको कहा जाता है? तो कोई भी जीव जब इसे टुकड़े टुकड़े के रूप में आप बांट दीजिएगा तो वही टुकड़ा जो होता है एक पूर्ण विकसित शरीर का निर्माण कर लेता है, उसे ही पुनरुद्ध भवन कहा जाता है यानी रीजनरेशन कहा जाता है। और ऐसा क्रिया विधि जो है वो हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों में संभव हो पाता है क्योंकि इसको कई टुकड़े में भी काट देंगे फिर भी इनके टुकड़े जो होते हैं वो विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। आपको हर क्वेश्चन का एनालिसिस हम इस तरीका से करके देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो ना छूटे। इसके लिए आप इसको रिवीजन करेंगे, देखते रहेंगे और आप इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ फुल्ली इसी तरीका से आपको मिलेगा, रिवीजन के तौर पर आप उसको भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है, यूजेबल वीडियो होता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण त्रिज्या r के वृत्त पर एक समान चाल भी से घूम रहा है, इसकी कोणीय चाल क्या होगी? इसकी कोणीय चाल क्या होगी? तो सबसे पहले समझेंगे कोणीय चाल कहते किसको है। तो वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो 1 सेकेंड में जितना कोण घूमती है। अब जैसे मान लिया जाए यह एक वृत्त है
अब इसके चारों ओर यह जो पिंड घूम रही है, तो वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली यह जो रेखा है, यह 1 सेकंड में जितना कोण घूम जाएगी, इसी कोण को हम लोग कहते हैं वस्तु का कोणीय चाल। क्लियर? और इस कोणीय चाल को ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ओमेगा बराबर क्या बनता है? ओमेगा बराबर थीटा बट्टा टी होता है, यानी प्रति इकाई समय में तय की गई कोणीय दूरी को ही कोणीय चाल कहा जाता है। इसी को 2 पाई, थीटा का मान 2 पाई बट्टा टी के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लियर? रेखीय चाल जो होता है वो कोणीय चाल गुणे त्रिज्या होता है। यानी अगर हम कहेंगे तो भी बराबर हम कह सकते हैं ओमेगा इंटू आर। भी जो होता है वो चाल, और कोणीय चाल को ओमेगा से, और आर जो होता है वो त्रिज्या होता है। तो ठीक हो, अगर कोणीय चाल को निकालेंगे यानी ओमेगा बराबर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? भी बट्टा आर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर जो होगा, कोणीय चाल पूछता है तो भी बट्टा आर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कोणीय चाल जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, जबकि कोणीय वेग जो है वो सदिश राशि है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। कोणीय चाल एक अदिश राशि है और कोणीय वेग जो है वो एक सदिश राशि है। वैसे भी ध्यान देंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो चाल जो है वो एक अदिश राशि होता है, लेकिन वेग जो होता है वो एक सदिश राशि होता है। तो कोणीय चाल भी एक अदिश राशि और कोणीय वेग जो हो जाएगा वो सदिश राशि हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में निम्न तत्व रेडियो एक्टिव है, इनमें से कौन सा तत्व जो है वो प्राकृतिक में रेडियो एक्टिव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, थोरियम जो होता है वो प्रकृति में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिव तत्व किसको कहेंगे, इसकी खोज किसने की, थोड़ा सा एनालिसिस इसका देख लेंगे। तो किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। इसका कारण है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, तभी तो विखंडन होता है। तो यह रेडियो सक्रिय तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो जिन तत्व के परमाणु के नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं, उसे ही प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि यूरेनियम, थोरियम आदि तत्व को विखंडन स्वयं होता रहता है और स्वयं विखंडन होकर अन्य तत्वों के परमाणु में परिवर्तन होते रहते हैं, तो इसे ही प्राकृतिक रेडियो सक्रिय कहा जाता है। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल, जो कि फ्रांस के थे, हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा सन 1896 ईस्वी में किया गया था। जबकि रेडियो एक्टिव तत्व की खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी नामक विद्वान के द्वारा रेडियो सक्रिय तत्वों की खोज 1898 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल 1896, 2 साल के बाद रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम की खोज कर डाली मैडम पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, दोनों पति पत्नी थे, इन्हीं के द्वारा रेडियो सक्रिय तत्व की खोज 1898 ईस्वी में 2 साल के बाद कर दी गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक मॉडेम लाइन पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अब थोड़ा सा देखेंगे मॉडेम क्या होता है। तो ध्यान देंगे, पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए ADSL यानी एजीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका पूरा रूप होता है ADSL। ADSL का पूरा रूप होता है एजीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्लियर? इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब मॉडेम थोड़ा सा समझेंगे, मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर का संक्षिप्त रूप ही मॉडेम कहलाता है। मॉडेम की गति जो होती है उसको ब्रॉड में मापा जाता है। इसका प्रयोग मोबाइल फोन को कंप्यूटर लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है। अब वीडियो है ऑप्शन नंबर बी में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में VDU का प्रयोग किया जाता है। राउटर्स जो होता है या दो से अधिक पैकेट स्विच नेटवर्क या सब नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? तो आपका सही आंसर बनेगा ADSL, इसमें सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का काम क्या होता है? तो फायरवॉल जो होता है वो सिस्टम को हैकरों से बचाने का काम
फायर बॉल करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ पॉइंट को देखेंगे तो फायर बॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो किसी संगठन के पहले से स्थापित सुरक्षा नीतियों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक पर नजर रखता है और इसे फिल्टर भी करते रहता है। यानी कोई अवैध होता है तो इसे फिल्टर करके बाहर कर देता है, यानी प्रवेश नहीं होने देता है, यानी सिस्टम को हैकरों से बचाने का काम करता है। फायरबॉल के कुछ लाभ जो है वो ध्यान देंगे तो ट्रैफिक को मॉनिटर करने का काम करता है, ट्रोजन्स को ब्लॉक करता है, यानी अवैध जो आने वाला आगमन होता है, अवैध आगमन, उसको ब्लॉक कर देता है और हैकर्स को रोकने का काम करता है। यही फायरबॉल का लाभ होता है और यही फायरबॉल का काम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा सुविधा को मुहैया कराया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर बनेगा। अब कुछ एनालिसिस इसका देखते हैं तो आयुष्मान भारत योजना लोकसभा के बजट 2018 में पेश किया गया था पहली बार। आयुष्मान भारत योजना ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान जिसे आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था। या तो कहेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान या आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराता है, अतः यह स्वास्थ्य संबंधी एक योजना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व जल दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है एक्सेलरेटिंग चेंज जो है वो विश्व जल दिवस 2023 की आधिकारिक थीम है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1993 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल संरक्षण के महत्व के बारे में सामुदायिक समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। यूएन के महासभा द्वारा 1993 ईस्वी से आज तक मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस। क्लियर। अब 2023 में विश्व जल दिवस की थीम जो थी अभी रही है वर्तमान समय में, वह एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, इसका थीम वाक्य रहा है। इसका मतलब है परिवर्तन में तेजी लाना। क्लियर। अब ध्यान देंगे 2022 का थीम पर भी ध्यान दे लेंगे, क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। 2022 का थीम विश्व जल दिवस का था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल और विजिबल, अर्थात भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यह 2022 का थीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा यानी कंपनी के पास को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसके अंतर्गत? तो कार्यशील कोष या कार्यशील पूंजी के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है। ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका एनालिसिस देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल वो राशि होती है, वर्किंग कैपिटल वो राशि होती है जिससे किसी फर्म की क्षमता और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के बारे में समझा जाता है। वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील कोष या कार्यशील पूंजी, वर्तमान संपत्ति और कर्ज के बीच का अंतर को भी वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। अब वर्किंग कैपिटल का परिभाषा अगर फॉर्मूला के रूप में अगर देखेंगे तो कार्यशील कोष या कार्यशील पूंजी कहेंगे या वर्किंग कैपिटल कहेंगे, इसका फॉर्मूला होता है वर्तमान संपत्ति माइनस वर्तमान देयताएं। क्लियर। कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल जो होता है उसका विभिन्न स्वरूप होता है। इसके अंतर्गत ट्रेड क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट और इन्वेंटरी को शामिल किया जाता है। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत स्वरूप जो आते हैं, ट्रेड क्रेडिट किसे कहा जाता है? तो अनपेड बिल को एक सेल से कंपनी तक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया ट्रेड क्रेडिट कहलाती है, जो कार्यशील पूंजी का एक रूप होता है। कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है? तो अनपेड बिल को सेल्स से अंतिम उपभोक्ता तक भेजना कंज्यूमर क्रेडिट कहलाता है। जबकि इन्वेंट्री जो होता है वो रॉ मटेरियल, तैयार माल और अन्य उत्पादों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAEA कहेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ध्यान देंगे
IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 ईस्वी में होती है। परमाणु अप्रसार संधि पूर्णतः स्वैच्छिक अर्थात किसी भी राष्ट्र को जबरन इसका हिस्सा बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, इसके संविधान में ही कहा गया है। परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत परमाणु संपन्न राष्ट्रों को यूरेनियम की आपूर्ति को सुरक्षापयोगी में शामिल नहीं किया गया है। परमाणु दायित्व अधिनियम 2010 को एक अन्य नाम नागरिक दायित्व हेतु परमाणु क्षति अधिनियम 2010 के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। किसे सही रूप में निरूपित करती है? ग्राम सभा। तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है ग्राम सभा। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 243 ग्राम सभा की चर्चा जो है अनुच्छेद 243 के पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा अनुच्छेद 243 में है। तो 243 से 13 उपखंड जो जोड़े गए हैं उसमें से खंड खा जो है अनुच्छेद 243 का, उसमें ग्राम सभा का पंचायत के निर्वाचन की नामावली में पंजीकृत अभिव्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ग्राम सभा सही रूप से निरूपित होती है, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आचार संहिता कहा जाता है। थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे तो देश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को दिए गए दिशा निर्देशों के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को जारी किया जाता है। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य क्या है कि सत्ता का दुरुपयोग रोकना तथा सभी दलों को चुनाव प्रचार का समान अवसर देना है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग, यहां सुधार करने की जरूरत है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। इसी के द्वारा आचार संहिता को लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय पंजाब के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो महाराष्ट्र के थे और बंगाल के थे बिपिन चंद्र पाल जो थे वो बंगाल के नेता थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है वो किया गया था सन 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। एनालिसिस देखेंगे तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में वर्तमान समय में इसका मुख्यालय है और इसका उद्देश्य किसानों के हितों की सुरक्षा करना होता है। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में तीव्र तथा समावेशी विकास पर बल दिया गया है, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य भी रखा गया था। यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रोवाइड करने की प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। अब ध्यान देंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे नरेगा भी कहा जाता था के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नरेगा का पूरा रूप होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को कहां की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था, बंदनापल्ली जिले के अनंतपुर गांव में। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदनापल्ली जिले के अनंतपुर गांव में हुआ था। हालांकि बाद में इस नरेगा का नाम बदल के 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया।
मनरेगा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्तमान समय में चालू किया गया है और वर्तमान समय में इसकी देखरेख भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। इस योजना का निर्माता जो थे वो जया द्रेंज को माना जाता है। किस योजना के निर्माता? मनरेगा योजना के निर्माता जया द्रेंज को माना जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1932 ईस्वी में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें कुल 6 अनुसूचियों को दर्जित किया गया है, जिसमें देखेंगे अनुसूची 1 क्या कहता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अनुच्छेद अनुसूची 1 क्या कहता है? इस अनुसूची में उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, अनुसूची 1 में कहा गया है। जबकि अनुसूची 2 में क्या है? इनमें उन जानवरों को शामिल किया गया है जिनमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध आदि को शामिल किया गया है। यानी जिस जानवर के व्यापार को आप नहीं कर सकते हैं, खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, उसके प्रतिबंध उस पर किया गया है खरीद बिक्री पर, वैसे जानवरों को अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। जबकि अनुसूची 3 और अनुसूची 4 एक ही है, जो कि जानवरों की और अन्य प्रजातियों की जो संकटग्रस्त नहीं है उन्हें अनुसूची 3 में और 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो संकटग्रस्त है ही नहीं जानवर और प्रजाति, उसको 3 और 4 में अनुसूची में शामिल किया गया है। जबकि अनुसूची 5 में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है, इसमें पौधे से रिलेटेड अनुसूची है और ऐसे पौधों को शामिल किया गया है या निर्दिष्ट किया गया है जो पौधे की खेती की नियमितता करता है और उनके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करता है। यानी इसकी खरीद बिक्री और उस पर कब्जा नहीं कर सकते, ऐसे पौधे की सूची अनुसूची 5 कहता है। जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अनुसूची 6 में पौधे की खेती को विनियमित करता है और उनके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करता है, यानी रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी के द्वारा निवेशित राशि कही जाती है। क्या निवेशित राशि कही जाती है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ध्यान देंगे, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ग्रीन फील्ड निवेश किसे कहते हैं? तो ग्रीन फील्ड निवेश जो होता है, इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित करना ही ग्रीन फील्ड निवेश कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बारीकी अंतर है, समझेंगे। अगर एक देश की कंपनी दूसरे देश में निवेश करता है तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। ग्रीनफील्ड निवेश किसको कहेंगे? तो दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित कर लेना ग्रीनफील्ड निवेश कहलाता है। जबकि पोर्टफोलियो निवेश किसे कहा जाता है? तो इसके तहत किसी विदेशी बैंक के शेयर खरीद लेना, इसमें शेयर को ही खरीद लिया जाता है या उसके स्वामित्व वाली विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है, उसे पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। तो तीनों में अंतर समझ गए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कंपनी के द्वारा दूसरे देशों में निवेश किया जाता है। ग्रीनफील्ड क्या होता है? तो दूसरे देश में नई कंपनी स्थापित करना। पोर्टफोलियो जो होता है विदेशी कंपनी के शेयर को खरीद लेना या उसका स्वामित्व को अधिग्रहण कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे, एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस के रूप में, तिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार मनाया गया था 2012 में। 12 अगस्त 2012 के दिन पहली बार विश्व हाथी दिवस को लॉन्च किया जाता है। और विश्व हाथी दिवस 2022 के थीम की बात किया जाए तो मानव हाथी संघर्ष था। मानव हाथी संघर्ष जो था वो विश्व हाथी दिवस 2022 की थीम थी। लेकिन अगर देखा जाए 12 अगस्त 2023 में इसकी थीम क्या होगी वो भी समझेंगे। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी यह रखा गया है विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? तो डॉक्टर भुवन झा है। ध्यान देंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पुस्तक जो है वह 1939 ईस्वी में सीआरपीएफ के उत्थान, जो कि सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी, तो उसके उत्थान के बाद से इसके गौरवशाली इतिहास का वृत्तांत प्रस्तुत करता है। और इसने सीआरपीएफ की यात्रा, चुनौतियां, सफलताओं और बलिदान के बारे में विस्तृत और गहन शोध किया है और कहा है कि यह बल में शामिल होने वाले कर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, यह सीआरपीएफ।
तो ध्यान देंगे यह पुस्तक जो है डॉक्टर भुवन झा के द्वारा रचित पुस्तक है, जिसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह करते हैं नई दिल्ली में। राष्ट्र प्रथम 82 पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन की तामील किस प्रकार की जाती है? समन की तामील जो होती है वह किस प्रकार से की जाती है? तो ध्यान देंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ईस्वी की धारा 62 के 1 के अनुसार न्यायालय द्वारा जारी समन की तामील पुलिस अधिकारी के द्वारा या न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक के द्वारा किया जा सकता है। ध्यान देंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ईस्वी की धारा 62 के 1 के तहत कहा गया है कि न्यायालय द्वारा जारी कोई भी समन की तामील पुलिस अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है, न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है और किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक के द्वारा भी किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में प्रचलित संक्षिप्त रूप सीपीसी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सिविल प्रोसीड्यूर कोड के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 1908 ईस्वी की धारा 89 से यह संबंधित है सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसका हिंदी रूप होता है सिविल प्रोसीड्यूर कोड का हिंदी रूप होता है सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसकी स्थापना 1908 ईस्वी में और धारा 89 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक इसमें से नहीं है? तो क्रिप्टॉन जो है वो एक अर्धचालक नहीं होता। अर्धचालक किसे कहा जाता है? अर्धचालक की खोज किसने की? थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अर्धचालक की खोज कैमरलिन ओन्स के द्वारा किया गया था। ऐसा पदार्थ जिनके विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच में होती है उसे ही अर्धचालक कहा जाता है। सेमीकंडक्टर अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके अंतर्गत सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम इत्यादि को शामिल किया जाता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, अर्धचालक की खोज कैमरलिन ओन्स के द्वारा किया गया था। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होगा उसे अचालक कहेंगे या कुचालक पदार्थ कहेंगे, जैसे कि लकड़ी, कागज, अभ्रक, ये सभी कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ होते हैं। जबकि चालक जिसके द्वारा आवेश प्रवाहित हो सकता है उसे चालक कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जे थॉम्पसन के द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल को प्रस्तावित किया गया था। ध्यान देंगे, प्लम पुडिंग मॉडल का प्रतिपादन जे थॉम्पसन के द्वारा किया गया था। प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार परमाणु की रचना तरबूज के समान होती है, जिसमें संपूर्ण परमाणु एक धन आवेशित गोले के समान होता है एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें बीज के समान बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी सिद्धांत को प्लम पुडिंग का सिद्धांत कहा जाता है, जिसने जे थॉम्पसन ने दिया था। इस मॉडल में तरबूज के लाल भाग जो होते हैं वो परमाणु का धनावेशित गोला में धसे हुए बीजों, धन आवेशित कण होते हैं लाल भाग, लेकिन धसे हुए बीज जो होता है वो ऋण आवेशित यानी इलेक्ट्रॉन के उदाहरण के तौर पर दर्शाया जाता है। क्लियर? इसे ही प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना देश में अगर बात किया जाए तो वह हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी में किया गया था। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधमपुर जिले उत्तराखंड में सबसे पहला भारत का, यहां पे भारत सुधार करके भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से पंतनगर उत्तराखंड में उधमपुर जिले में था। ध्यान देंगे, इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 ईस्वी को उत्तर प्रदेश, क्योंकि उस समय उत्तराखंड तो था नहीं, उत्तर प्रदेश का ही भाग है उत्तराखंड, उत्तरांचल जिसे पहले कहा जाता था। तो इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 ईस्वी को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया था। बाद में 1972 ईस्वी में इसका नाम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया था। वर्तमान समय में इसे गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा, भारत के किस विश्वविद्यालय को भारत का हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो वो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो पंतनगर उत्तराखंड में वर्तमान समय में मौजूद है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहां शुरू किया गया है? वर्चुअल स्कूल दिल्ली में शुरू किया गया है हाल ही में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो एक मानव बॉडी वाला हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। इसी एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। क्लियर? थोड़ा सा देख लेंगे एनालिसिस। एड्रेनलिन जिसे एप्रिनेफ्रिन भी कहा जाता है, इस एड्रेनलिन हार्मोन को एप्रिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। एक हार्मोन और दवा भी है जो आंत के कार्यों को नियमित करने का काम करता है। यह हार्मोन सामान्य रूप से अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा और मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है, हमारा ब्रेन का भाग होता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा में, न्यूरॉन्स की एक छोटी संख्या द्वारा निर्मित किया जाता है। बाकी हार्मोन्स की बात कर लेंगे। ऑक्सिन हार्मोन एक पादप हार्मोन होता है। इसकी खोज चार्ल्स डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। यह पौधे का नियंत्रण हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन कहलाता है। दूसरा है जिब्रेलिन हार्मोन। इसकी खोज कुरोसावा नामक विद्वान के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था और यह भी एक पादप हार्मोन है जो कि पौधे को लंबा फूल बनने में तथा बीजों को अंकुरित होने में सहायता करता है। एब्सिसिक एसिड हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन का ठीक उल्टा होता है। इसकी खोज कान से मेडिकोट तथा बेयरिंग नामक विद्वान के द्वारा 1961 से 1965 ईस्वी में किया गया था। कान से मेडिकोट ने 1961 ईस्वी में पहली बार इसकी खोज की पादप हार्मोन में, जबकि एब्सिसिक एसिड की खोज पादप हार्मोन में ही बाद में बेयरिंग नामक विद्वान ने 1965 ईस्वी में किया था। यह एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो होता है वह बीज को सुसुप्ता अवस्था को बनाए रखता है तथा पुष्पन में यह बाधक होता है, यानी पौधे को पुष्पित नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल इसमें से नहीं है? तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। बाकी IMAP, SMTP, POP ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल होते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग जो होता है वो कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल की ट्रांसफरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, FTP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है? तो कौन सा फॉर्मेट इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है? .html हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका प्रयोग जो होता है वो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? बाकी सभी जो आपका दिया हुआ है वो .jpeg, .gif और .wav ये सभी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज किया जाता है फॉर्मेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं इसके सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन जो अमेरिका में हुआ था 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड सम्मेलन, न्यू हैम्पशायर नामक शहर में ब्रेटन वुड सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1944 ईस्वी में। और यही ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है कि 1945 ईस्वी में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना की जाती है। एनालिसिस की ओर ध्यान देंगे तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में ही किया गया था तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 ईस्वी की देन माना जाता है और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इन दोनों ही अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड सम्मेलन में 1944 ईस्वी की घोषणा के तहत की गई थी। ब्रेटन वुड सम्मेलन की बात करें तो इसको संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सम्मेलन में दो बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठनों का जो आर्थिक रूप से लेन देन करता है उसका निर्माण किया गया था। अतः ब्रेटन वुड सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च गुजरात में नमक की प्राप्ति स्थान तक लगभग कितने मील पैदल यात्रा की थी महात्मा गांधी ने? तो 240 मील की पैदल यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा अपने 78 प्लस अनुयायियों के साथ यात्रा किया गया था। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च को यह यात्रा शुरू होती है। गांधी जी के अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से यात्रा का प्रारंभ होता है 12 मार्च को और 24 दिन के बाद अपने 78 प्लस अनुयायियों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू किया जाता है।
24 दिन की बात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचते हैं महात्मा गांधी और इसी दिन गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है और नमक कानून को भंग कर दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की है। 5 मार्च की बात किया जाए 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, उसे स्थगित कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य ... वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ करना होता है। ध्यान देंगे, भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। शिक्षा को मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है, इस 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में। क्लियर। अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया था उपबंध करके। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो यह योजना 2000 से लेकर 2001 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था, एक योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा? तो वो उत्तराखंड के नैनीताल में सबसे बड़ा एशिया का और देश का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा और नैनीताल उत्तराखंड में। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूरा रूप क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का पूरा रूप होता है। ध्यान देंगे तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के कीमत स्तर में होने वाले निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। और यह निरंतर वृद्धि होता क्यों है? कोई भी वस्तु में निरंतर वृद्धि लगातार मार्केट में हो रहा है, इसका मतलब है मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति का मतलब होता है बाजार में मुद्रा या तरलता की अधिकता हो जाना या इसका फैलाव हो जाना, जिसके कारण स्वतः ही वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है, फलतः बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सीपीआई का पूरा फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नेता के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी, यहां पे शिक्षा नहीं शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मौलाना आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। अब यहां पर ध्यान देंगे ये क्वेश्चन भी जो था पहले वाला जो क्वेश्चन था शिक्षा और शिक्षक, तो शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षक वाला हम बोल दिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर 2008 से औपचारिक रूप से शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अब ध्यान देंगे कि शिक्षक दिवस जो है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस था। ध्यान दीजिएगा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात करें तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात किया जाए तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस भी याद रखेंगे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक कर देता है, यानी अलग कर देता है? तो पाक जलडमरू मध्य। थोड़ा सा ध्यान देंगे जलडमरू मध्य और किसको जोड़ देती है, तो ध्यान देंगे जलडमरू मध्य जो होता है वो 2 जलीय भागों को जोड़ने वाला भाग होता है जिसे जलडमरू मध्य कहा जाता है। तो सुंडा जलडमरू मध्य जो होता है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ देता है। बॉस जल संधि जो होता है वो तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ देता है।
अब देखेंगे जल संधि होता है और एक जल डमरू मध्य होता है। जल संधि दो जलीय भाग को जोड़ने वाला दो जलीय भाग को जोड़ने वाला भाग होता है, जबकि जल डमरू मध्य जो स्थलीय भाग को जोड़ने वाला होता है जिसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। क्लियर? तो ध्यान देंगे सुंडा जल संधि होता है, वो होता है एक, ये जल संधि लिखेंगे, जल संधि होता है जलीय भाग को मिलाने वाला भाग। तो सुंडा जल संधि है जावा सागर और हिंद महासागर। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ देता है। हडसन सागर जो है, हडसन जल संधि जो है वो हडसन और अटलांटिक महासागर को जोड़ देता है। बेरिंग जल संधि जो है वो आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ देता है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ देता है। डोबर जल संधि जो है वो उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ देता है। मलक्का जल संधि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ देता है। फ्लोरिडा जल संधि जो है वो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासतें थी? तो ब्रिटिश भारत में लगभग 565 रियासतें थी। ध्यान दीजिएगा प्रांतों की कुल संख्या ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे, जबकि देसी रियासतों की कुल संख्या की बात किया जाए तो वो 565 थी। 3 देसी रियासतें जो थी उसको एकीकरण करने का श्रेय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एवं बीपी मेनन को माना जाता है। मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है और इनके सहायक के रूप में बीपी मेनन भी कार्यरत थे। ध्यान दीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को यही कारण है कि भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा 3 देसी रियासत जो था वो आपस में मिलना नहीं चाहता था, भारत में मिलना ही नहीं चाहता था। कौन कौन? जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और जम्मू कश्मीर रियासत। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत देश में मिलाया गया। हैदराबाद पर पुलिस कार्यवाही करके भारत में मिलाया गया और जम्मू कश्मीर पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय भूभाग में मिला लिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो सम्राट अकबर का मकबरा जो है वो यूपी में सिकंदरा के निकट स्थित है और यह सिकंदरा आगरा में स्थित है। तो आगरा आपका सही आंसर होगा। यहां पे लिखेंगे सिकंदरा यूपी के सिकंदरा में जो है वो वहीं पर सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है। अब मुगल काल से संबंधित जो शासक रहे और उसके मकबरा जो रहे उसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। तो बाबर, सबसे पहले मुगल शासक बाबर का मकबरा कहां स्थित है? काबुल में, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। काबुल में है बाबर का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हालांकि बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में ही दफना दिया गया था। बाद में अकबर के द्वारा इनके कंकाल को, अस्थिपंजर को निकाल के और फिर से काबुल में उनके द्वारा चुने हुए स्थान तुर्क ए बाबरी में लिखा हुआ था उनकी आत्मकथा में कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। अतः अकबर के द्वारा जब हिंदी अनुवाद उसका किया गया तुजुक ए बाबरी का, तो उसका जैसे ही अनुवाद हुआ बाबर नामा के नाम से फारसी भाषा में, तो उसमें देखा गया कि बाबर जो है उनको काबुल पसंद था और काबुल में ही अपना मकबरा बनवाना चाहते थे, दफनाना चाहते थे, दफन होना चाहते थे। तो अकबर ने उन्हें वहां से निकालकर, आगरा के आराम बाग से निकालकर काबुल में दफनाया गया था। अतः वर्तमान समय में बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में स्थित है। दूसरा मुगल शासक हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में स्थित है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ध्यान दीजिएगा आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन कौन से ऐसे मुगल शासक हुए जिनका मकबरा भारत में नहीं है बल्कि विदेशों में है। तो ध्यान देंगे पहला तो बाबर है जो काबुल में है इनका मकबरा, और दूसरा जो है वो जहांगीर जिनका मकबरा शहादरा लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जुलाई 1947 को क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है इसका चौड़ाई जो है वो अनुपात के रूप में 2 है और इसकी लंबाई 3 है। यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई प्लस चौड़ाई का अनुपात अगर देखा जाए तो 3:2 के रूप में व्यक्त है। वर्तमान स्वरूप तिरंगा झंडा का तैयार किया गया था किनके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन पुराना स्वरूप तिरंगा झंडा का किसके द्वारा? मैडम भिखाजी कामा रुस्तम के द्वारा तैयार किया गया था।
क्लियर। हमारे तिरंगा झंडा में 3 रंग ऊपर से नीचे तक, केसरिया रंग है, सफेद रंग है और हरा रंग को दर्शाया गया है। केसरिया शांति का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। सफेद रंग केसरिया जो है वो सौहार्द के रूप में दर्शाया गया है, शांति के रूप में हमारा सफेद है और हरा हरियाली को दर्शाता है। और बीच में एक 24 तिल्ली वाला चक्र है जो अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है और उसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती है। तो 6% वैध मत अगर प्राप्त कर लेता है, पड़े हुए कुल वैध मतों का 6% अगर प्राप्त कर लेता है तो इसे राजनीतिक दल का, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ध्यान देंगे, यदि आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का 6% हिस्सा अगर प्राप्त करता है कोई भी पार्टी और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो उसे, उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का हिस्सा प्राप्त हो जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान अगर जीत लेगा तथा सदस्य जो सदस्य 3 विभिन्न राज्यों में चुने जाते हैं तो ऐसे दल को भी राष्ट्रीय दल का मान्यता दे दिया जाता है। तीसरी बात, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है उसे, और यह दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया है? इंग्लैंड ने जर्मनी को डिफीट करके 2-1 से यह खिताब अपने नाम कर लिया है। ध्यान देंगे, यूएफा वुमेन्स यूरो 2022 के फाइनल में इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा दिया। इंग्लैंड को एक्स्ट्रा टाइम में जर्मनी पर जीत मिली। इंग्लैंड ने 2-1 से मैच जीता। इस जीत की स्क्रिप्ट बॉय कैली ने लिखी, यानी स्क्रिप्ट का मतलब अंतिम गोल जो है, स्क्रिप्ट जो है उसी को कहा गया। तो अंतिम गोल क्लॉय कैली ने लिखी थी, यानी अंतिम गोल किया था। 110वें मिनट में गोल को दाकर अपनी टीम को खिताब दिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में जल निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। थोड़ा ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर प्रशासन के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य विभाग ने मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी को लॉन्च किया है। यह जन निगरानी ऐप लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद के लिए जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। पुडुचेरी की ओर ध्यान देंगे तो हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्योंकि वहां हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है जो हर घर जल योजना को लाभान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिट रिमांड का क्या मतलब होता है? ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कि अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना होता है, इसे ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी जगह अपराध करके दूसरे राज्य में रह रहा है, दूसरे राज्य में अपराध किया है और अभी वर्तमान समय में वो दूसरा राज्य में रह रहा है, तो जहां रह रहा है वहां पर गिरफ्तारी के बाद उसे अपराध घटित होने वाली राज्य में जहां वो अपराध किया था वहां वापस लाने के लिए जहां गिरफ्तार हुआ है वहां के न्यायालय से ट्रांजिट वारंट को प्राप्त किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसका मतलब अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना ही ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है, और इसकी अनुमति कहां से? वहां के न्यायालय से लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में लोक अभियोजक पद से संबंधित निम्नलिखित में से सही तथ्य की पहचान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और यह न्यायालय में पुलिस का पक्ष प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त दोनों ही आपका सही हो जाएगा। आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही एवं साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिस विधि अधिकारी को नियुक्त किया जाता है उसे ही लोक अभियोजक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा सेल में, अग्नाशय के बीटा सेल में इंसुलिन का रिसाव होता है। ध्यान देंगे, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि हमारे बॉडी का होता है। मिश्रित कहने का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है और बहिर्स्रावी ग्रंथि भी होता है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। तथा ध्यान देंगे, यह अग्नाशय जो होता है हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है और इसके अलावा भी सिक्रीशन करता है एंजाइम्स का भी। तो ध्यान देंगे, इसी कारण से इसे मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि एवं सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। फिर से एक बार, अग्नाशय जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। क्लियर? अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका से कोशिका जो स्रावित होती है वो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका के रूप में होता है, जिसमें अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है, बीटा इंसुलिन का और डेल्टा कोशिकाएं अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड एंजाइम का सिक्रीशन करती है। क्लियर? ये फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन का ये सीरीज आपको कैसा लगा? इस फॉर्मेट में, जो इस फॉर्मेट में हम आपको दे रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शब्दशः लिखकर और उसको बता रहे हैं, तो आपको यह कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई कमी रहता है तो जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा और KCC को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाले हर एग्जाम के क्वेश्चन से रूबरू होने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।